नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 12 नवंबर और आज की जो भी इंपॉर्टेंट खबर है उन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। ये कथन है धर्मवीर भारती का। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान और डी म्यांमार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भूटान। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एपिसोड की पहले न्यूज़ के साथ। न्यूज़ है, इसरो कंडक्ट्स क्रूशियल सेफ्टी टेस्ट ऑन मेन पैराशूट फॉर गगनयान क्रू। और ये आपके GS3 स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अब न्यूज़ क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं। तो इसरो ने गगनयान चालक दल के लिए मुख्य पैराशूट पर महत्वपूर्ण सुरक्षा परीक्षण किए। और एजेंसी की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ये परीक्षण किया गया मिशन गगनयान, और इसे 3 नवंबर 2025 को इसका परीक्षण किया गया था उत्तर प्रदेश के झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में। और ये जो पूरा परीक्षण है वो एक इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट के हिस्से के रूप में किया गया है। और गगनयान क्रू मॉडल के लिए पैराशूट प्रणाली में 4 प्रकार के कुल 10 पैराशूट शामिल हैं। अब ये कौन कौन से, एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो पैराशूट प्रणाली के ढांचे को समझ लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि कुल पैराशूट हैं 10, 4 प्रकार के। 2 एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट हैं जो कि सुरक्षात्मक कवर हटाने के लिए डिजाइन किए गए। 2 ड्रॉप पैराशूट है जो कि मॉड्यूल को स्थिर और धीमा करेंगे। 3 पायलट पैराशूट है जो कि मुख्य पैराशूट निकालने के लिए हैं। और 3 मुख्य पैराशूट है जो कि सुरक्षित अवतरण के लिए। इसी के साथ अतिरेक की बात करें तो 3 मुख्य पैराशूट में से केवल 2 पर्याप्त है सुरक्षित लैंडिंग के लिए। अभी जो गगनयान मिशन है, एक बार इसकी तकनीकी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। तो गगनयान मिशन के मुख्य पैराशूट एक चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से खुलते हैं जिसे कि रीफ्ड इन्फ्लेशन प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में पैराशूट पहले आंशिक रूप से खुलता है जिसे कि रिफिंग कहते हैं, और फिर एक निश्चित समय के बाद पूरी तरीके से खुलता है जिसे डी सफरिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया एक पायरो डिवाइस का उपयोग करके की जाती है। और इसी के साथ इसरो ने और भी परिदृश्य का प्रदर्शन किया जिसमें कि क्रू मॉड्यूल के बराबर एक नकली द्रव्यमान को भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान का उपयोग करके 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। पैराशूट सिस्टम योजना के अनुसार तैनात किया गया और त्रुटि रहित ढंग से निष्पादित किया गया। तो इस लिहाज से ये खबर हमारे लिए जाना बेहद जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, ऐसी जस्ट इम्पोर्टेड आइडियाज में नॉट सेव इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये आपके GS पेपर 2 पॉलिटी और GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। और न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने कहा कि पश्चिम से आयातित कई पर्यावरणीय कानून सिद्धांत जिसमें कि अंतर पीढ़ीगत समानता शामिल है, ये किसी लुप्तप्राय प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने में शायद ही कोई मदद कर पाएंगे। ये जो पूरा मामला है इसे न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने MK रंजीत सिंह के द्वारा याचिका जो दायर की गई थी उसमें सुनवाई करते हुए कहा, जिसमें कि विलुप्त हो रही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन की प्रजातियों के संरक्षण का मुद्दा उठाया गया था। और इसके अकॉर्डिंग कैद में बस्टर्ड की संख्या 70 है, जंगल में बस्टर्ड की संख्या 150 है और लेसर फ्लोरिकन की संख्या 70 है। अब इन दोनों प्रजातियों का विलुप्त होना कोई विकल्प नहीं है, ऐसा न्यायमूर्ति ने कहा। इन्होंने ये भी कहा कि अंतर पीढ़ीगत समानता जैसे सिद्धांत की जो जड़ें हैं वो बाइबल में हैं जिनमें मानव सबसे ऊपर है। और इन्होंने ये भी बताया कि 13 साल पहले लाल चंदन संरक्षण मामले में लुप्तप्राय प्रजातियों के मानव के लिए साधनात्मक मूल्य के बजाय उनके आंतरिक मूल्य पर विचार किया गया। और उन्होंने अंतर पीढ़ीगत समता जैसे सिद्धांतों की आलोचना की जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्व मान लेते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वर्तमान और भावी पीढ़ी के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, डोंट यूज COP30 टू चेंज पेरिस डील आर्किटेक्चर इंडिया। ये आपके GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो भारत ने ब्राजील के बेलम में आयोजित COP30 में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया कि जलवायु सम्मेलन में अनुकूलन पर जोर दिया जाना चाहिए। अब इसमें जानने वाली जो बातें हैं वो ये है कि COP30 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसे ब्राजील के बेलम में आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पेरिस समझौता की 10वीं वर्षगांठ है, यानी कि पेरिस समझौते को 2015 में शुरू किया गया था। अब इससे जुड़ी कुछ मुख्य बातों को भी देख लेते हैं। तो पेरिस समझौते की संरचना को बदलने का प्रयास न किया जाए, सभी देश जलवायु कार्रवाई करें, लेकिन विकासशील देशों की प्राथमिकताओं से समझौता नहीं होना चाहिए।
अब इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो पेरिस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने और विकासशील देशों के द्वारा 2035 तक जलवायु वित्त के रूप में केवल $300 बिलियन देने पर सहमति जताई गई है, जबकि आवश्यकता $1.35 ट्रिलियन प्रति वर्ष की है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय अनुकूलन योजना की बात करें तो भारत ने अभी तक अपने एनडीसी यानी राष्ट्रीय अनुकूलन योजना को अपडेट नहीं किया है और प्रस्तुत नहीं किया है। इसके साथ ही साथ विकसित देशों को अनुमानित समय से पहले नेट जीरो तक पहुंचने की ज़रूरत है, ऐसा भी कहा गया है और उन्हें नकारात्मक उत्सर्जन तकनीकों में काफ़ी अधिक निवेश करना चाहिए। और इसी के साथ LMDC ने COP30 के एजेंडे में विकसित देशों की जिम्मेदारी पर चर्चा को शामिल करने पर भी जोर दिया था। और इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है लूसीफर बी विथ डेविल लाइक हॉर्न्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये आपके GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में नई मधुमक्खी प्रजाति की खोज की है जो कि शैतान जैसे सींग वाली एक लूसीफर मधुमक्खी है। इसकी खोज कैसे हुई? तो इसकी खोज आणविक एवं जीवन विज्ञान स्कूल के किट प्रेंडरगेस्ट ने 2019 में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय जंगली फूल का सर्वेक्षण करते समय मधुमक्खी की खोज की और तुरंत ही कीट के अनोखे रूप को आकर्षित भी किया था। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसका नाम लूसीफर क्यों पड़ा। तो दरअसल ये जो मादा मधुमक्खी है इसके चेहरे पर छोटे छोटे सींग हैं जो उसे शैतानी रूप देते हैं और नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है लूसीफर, इससे प्रेरित होकर के ही इसका नाम लूसीफर बी रखा गया है। और आपको बता दें कि ये इस मधुमक्खी समूह का पहला नया सदस्य है जिसका 20 वर्षों से अधिक समय में वर्णन किया गया है और खोज से उन अज्ञात प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी जो अभी भी वहां मौजूद हो सकती हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो खनन के कारण खतरे में हैं। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि खनन गतिविधियां कई प्रजातियों के आवास को नष्ट कर रही हैं और देशी मधुमक्खियों का सर्वेक्षण न होने से कई प्रजातियां बिना पहचाने ही विलुप्त हो सकती हैं। तो इस लिहाज से ये खोज काफी महत्व रखती है। तो अब इसी के साथ बारी है आज के हमारे अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है COP30 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है A भारत, B फ्रांस, C ब्राजील, D इंडोनेशिया। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।